हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की एनसीईआरटी और हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहे के औजार और खेती। देखिए, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। देखिए, आप अभी के जीवन में आप देखते हैं कि हर जगह लोहे का इस्तेमाल होता है ना, दरवाजे बनाने में, औजार बनाने में। लेकिन देखिए, लोहा जो था वो पहले सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय नहीं था। इसकी खोज नहीं हुई थी। उसके बाद लगभग 3000 साल पहले ही इसकी खोज हुई लोहे की। ठीक है, और हमारा जो उपमहाद्वीप है उसमें इसका प्रयोग शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। मैंने आपको पढ़ाया था महापाषाण। इसमें क्या होता था, देखिए, बड़े बड़े पत्थरों को कब्र के ऊपर रख दिया जाता था और कब्र के अंदर सामान रखते थे, तो उसको महापाषाण कहते हैं। तो महापाषाण कब्रों से हमें लोहे के औजार मिले हैं, बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं। इससे पता चलता है कि उस समय लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। करीब 2500 साल पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। तो देखिए क्या हुआ ना कि हमें लोहे के औजारों का धीरे धीरे क्या है, ज़्यादा वो हमें उनका प्रमाण मिलने लगा। लोहे का यूज़ क्या होता था, देखिए, अगर कृषि करनी है तो जंगलों को साफ करना पड़ेगा। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी में लोहे का यूज़ होगा, है ना। कृषि में हल बनाने के लिए लोहे का यूज़ होगा। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। देखिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी और कदम उठाए गए, क्योंकि क्या है, राज्यों को समृद्ध होना है तो उन्हें कृषि मतलब क्या होता था, पहले एग्रीकल्चर ही तो होता था, कृषि तो होती, तो उन्हें कृषि को बढ़ाना पड़ेगा। तो कृषि को बढ़ाने के लिए उन्हें उसके औजारों और सिंचाई पर ध्यान देना होगा। देखिए, समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो देखिए, राजाओं को क्या था, उनको अपने राज्य, मतलब उन्हें क्या चाहिए थे, राजा को समृद्ध गांव चाहिए थे, अच्छी कृषि हो, तभी तो उनका राज वो ज़्यादा कर लेंगे, उनका राज समृद्ध होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कृषि के विकास में नए औजार आए, ठीक है, उन्हें सिंचाई की व्यवस्था करी, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था करी। गांवों में कौन रहते थे, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। देखिए, उस समय जो गांव थे तो उसमें कौन रहते थे, तो क्या था कि जो उत्तरी भारत था और दक्षिणी भारत, ठीक है, इसमें क्या था, गांव में कम से कम 3 तरह के लोग थे। कैसे, जैसे तमिल क्षेत्र है जो, उस पे देखिए बड़े स्वामियों को वेलल्ला, ठीक है, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अदमई कहलाते थे। देखिए, ये जो शब्द है ना, अब प्रीलिम्स आपने देखे होंगे पुराने पेपर, तो बहुत से शब्द आते हैं, पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, तभी हमें दिक्कत होती है। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। जो भी ऐसे शब्द हैं आपको नोट डाउन करने हैं, उनका रिवीजन करना है, याद करना है। तो देखिए, तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी, जिनके पास बड़े भूमि थी, उनको क्या कहते थे, वेलल्ला। शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, जो भी है देख लीजिए आप। ठीक है, बड़े भूस्वामी को वेलल्ला कहते थे। साधारण जो हलवाई थे उनको उड़वार कहते थे। और जो भूमिहीन मजदूर थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको कडेसिया, और दास थे, उन्हें अदमई कहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो उत्तर भारत का हिस्सा था उसमें गांवों के प्रधान को क्या कहते थे, ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। अब देखिए, जो ग्राम प्रधान था उसका पद अनुवांशिक था, मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान था, उसका बेटा फिर उसके बाद उसी पद पर रहेगा, फिर उसका बेटा उसी, तो इस तरीके से अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। देखिए, ग्राम भोजक था वो कौन था, जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि होती थी गांव की, वही होता था ग्राम भोजक। और इसकी ज़मीन पे जो मतलब दास होंगे, मजदूर होंगे, वो काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो राजा थे वो क्या करते थे, इन ग्राम भोजकों को से, क्योंकि ये प्रभावशाली होते थे, तो इन्हीं को ही कर लेने का काम दे देते थे। ठीक है, और ये गांव में न्यायाधीश का भी काम करते थे और पुलिस का भी काम करते थे। अब देखिए, इससे हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि इस तरीके से राजा की प्रशासनिक व्यवस्था थी। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। देखिए,
जो अन्य स्वतंत्र किसान होते थे, और भी तो किसान होंगे, तो उन्हें क्या कहते थे? गृहपति। तो इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इन्हें दास और कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। देखिए, पहले होते थे ग्राम भोजक जो प्रधान थे, और दूसरे कृषक गृहपति छोटे किसान, और जो जिनके पास जमीन नहीं होती थी वो कर्मकार कहते थे उन्हें, या दास। ठीक है, वो दूसरों की जमीन पे काम करते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर और कुछ शिल्पकार भी होते थे, तो ये लोग भी उस समय गांवों में होते थे। अब देखिए, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते थे। अब देखिए क्या है, तमिल जो क्षेत्र था उसकी जो प्राचीन रचनाएं थी उसको क्या कहते थे? संगम साहित्य। ये आपको बहुत अच्छे से नोट करना है। संगम साहित्य कहते थे। अब इन्हें संगम क्यों कहते थे? क्योंकि देखिए, जो मधुरै जगह थी वहां पे कवियों के सम्मेलन में इनको इकट्ठा किया गया था, इसलिए इनको संगम साहित्य कहते थे। अब देखिए, नगर क्या कहती है? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। ठीक है, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई जिसमें ये बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। देखिए, जो जातक कथाएं थी वो जो बुद्ध भगवान थे उनके बारे में थी, और इन्हें जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इनका संकलन किया था जातक कथाओं का। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई हुई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक सेकेंड, ही क्लियर हो जाए। हाँ, तो अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अब देखिए क्या है, हम कैसे जान सकते हैं प्राचीन समय के बारे में? जो मूर्तियां थी उनसे भी पहचान सकते हैं। तो क्या है, मूर्तियों को बनाया जाता था खंभों या प्रवेश द्वारों पे। तो इन मूर्ति से हम उस समय के रहन सहन, जो उनके पहनने के परिधान होंगे, मतलब कपड़े होंगे, उनकी ज्वेलरी, उन सब से हम उस समय के बारे में पता लगा सकते हैं। दिल्ली में मिला वलय कूप। ये देख लीजिए, एक वलय कूप है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और नीचे दिया है सांची की मूर्तिकला। ये मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का दृश्य है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में सांची, यहाँ का जो स्तूप है उसकी मूर्तिकला का एक चित्र दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए, अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहरों, महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा है, इनमें से कुछ शहर परकोटे से घिरे थे। देखिए, जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे महाजनपद की राजधानी, इसमें कुछ शहर ना चारों तरफ परकोटे से घिरे थे, एक दीवार से, समझ लीजिए। जैसा कि तुमने ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिलते हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। आप ये चित्र देखा है, ये वलयकूप है। ये क्या है, लोगों के घरों में होते थे। किस लिए? नाली के लिए या फिर कूड़ा डालने के लिए। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी तथा कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हो। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ ना, उस वक्त के महलों के या घरों के अवशेष कम मिले हैं, क्योंकि क्या होते थे, लकड़ी वगैरह के बनते थे, तो वो जल्दी नष्ट हो गए। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों और यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक शासक का है। तो क्या है, जो पहले के जो यात्री आए उनके वर्णन से भी हमें पता चलता है उस समय के बारे में, प्राचीन शहरों के बारे में। देखिए, जिन जिन पत्तनों में वह गया उसी के बारे में उसने लिखा। तो देखिए ये है, यूने उस जो यूनानी शासक था उसने वो एक पत्तन यानी पोर्ट जो होते हैं, बंदरगाह, उधर पे गया था, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। अब हम पढ़ेंगे आहत सिक्के। देखिए, हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे, जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो हम छोड़ सकते हैं। आहत सिक्के क्या है? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। आहत सिक्के फ्रेंड्स जो थे वो कैसे कैसे होते थे? या तो आयताकार के होंगे या गोल होंगे, और धातु को काट कर बनाते थे।
इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। देखिए, जो आहत सिक्के होते हैं उन पे क्या होता है, ठप्पा लगाते हैं, ठप्पा लगा के ही बनाए जाते हैं, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता है। उस वक्त ये पाए गए थे। इन पर कुछ लिखा नहीं था, चित्र टाइप के बने हुए थे सिक्के। देखिए, पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी और सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा गया। देखिए, ये सोने या चांदी के होते थे, इन पर ठप्पा लगा के, है ना, इनको बनाते थे, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा गया। तो आप ये देख सकते हैं। और सिक्कों से हमें क्या पता चलता है, उस समय की उनकी मतलब लोगों की समृद्धि कैसी थी, उन पे कितने वो धनी थे, इसके बारे में हमें पता चलता है। अब देखिए, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। एक सेकेंड। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे, जैसे कि एक बताएंगे भी मथुरा के बारे में। देखिए, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि ये यातायात व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। देखिए, जो मथुरा था वो क्या था, दो महत्वपूर्ण जो व्यापार के मार्ग थे उनके बीच स्थित था, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। देखिए, एक उत्तर दक्षिण की ओर और एक उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इन दो रास्तों के बीच में मथुरा था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। तो मथुरा जो था उसमें क्या था, चारों ओर किलेबंदी थी और अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा क्या था, मूर्ति कला का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। जो कुषाण शासक थे, ठीक है, इसके बारे में अगले उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो क्या कहता है, कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था। यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर, यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। तो देखिए, मथुरा किस लिए इम्पोर्टेंट था, दो जो व्यापार की मुख्य मार्ग थी उन पर था, मूर्ति कला का केंद्र था और धार्मिक केंद्र भी था, और यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर मिलते हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, अभी भी है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर क्या है, कई अभिलेख मिले हैं, ठीक है, लेकिन इन अभिलेख छोटे हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर मंदिर में दान दिया तो वो उस पर लिखा हुआ है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस तरह के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकर, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के नाम का उल्लेख मिला है। तो देखिए, जो भी दान करते थे वो इधर लिखवा देते थे। अब देखिए, शिल्प और शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। देखिए, जो हमें पुरास्थल थे, पुराने स्थल, ठीक है, वहां से हमें शिल्प जो है उसके खूब सारे नमूने मिले हैं। इससे क्या कहा, मिट्टी के बहुत पतले बर्तन मिले हैं सुंदर से, जिन्हें क्या कहते थे, उत्तरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि ये उत्तर मतलब नॉर्थ की साइड थी, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है। अब साइड में दिया है उत्तरी काले चमकी पात्र। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की सतह धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे। ये कहते थे चमकदार और काले होते थे। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। क्या करते थे, वो काफ़ी देर तक रख देते थे उसे पकने के लिए, तो हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता था, उसकी जो सतह थी वो काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। इस पर एक काली लेप लगा देते थे। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो अगर पूछा जाए कि कपड़े के महत्वपूर्ण उस समय के केंद्र कौन से थे, तो देखिए, वाराणसी और मदुरै था। और अन्य शिल्पों के अवशेष हमें ज़्यादा नहीं मिले हैं। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है, श्रेणी किसे कहते थे। शिल्पकार और व्यापारियों की संघ को श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना था।
जो शिल्पकार थे उनकी जो श्रेणी होती थी वो क्या करते थे, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे, तैयार माल को मतलब बांटते थे आगे, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। और जो व्यापारी होते थे उनकी जो श्रेणी थी मतलब उनका जो संघ था वो क्या करता था, वो व्यापार चलाता था। श्रेणियां बैंक के रूप में भी काम करती थी, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। अब यहाँ पर क्या था, ये बैंक की तरह भी काम करती थी। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दिया जाता था। तो ये क्या करते थे, एज अ बैंक भी काम करते थे श्रेणी। देखिए सूत काटने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। देखिए अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ये अर्थशास्त्र में एक वर्णन दिया हुआ है कि किस तरीके से सूत काटते और बुनते थे। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ या सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था। देखिए इनको तैयार करने में क्या अधिकतर महिलाओं को लगाया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। तो ये उन्हें ये बताया कि किस तरीके से कपड़ा तैयार किया जा सकता है। ये औरतें जो कारखानों तक जा सकती है उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उनका अंगूठा भी काटा जा सकता है। ओह माय गॉड। तो देखिए कितने कठोर नियम है। सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेंडू। ठीक है, पहले हमने मथुरा के बारे में पढ़ा था, हम देखेंगे अरिकामेंडू। ये कहाँ पर है, पुदुचेरी में। देखिए रोम लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पत्तन था। तो अरिकामेंडू क्या था, एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। अरिकामेडू जो एक पोर्ट था उधर से क्या करता था, जो सामान आता था वो उतारते थे बाहर से। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर सामान के लिए ईंटों से बना एक गोदाम भी था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। तो इसमें एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जो कहाँ होते थे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। साथ ही या एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर क्या एरेटाइन बर्तन मिले हैं जो इटली का एक शहर है उसके नाम पर इनका नाम है। इसमें मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। देखिए जैसे जहाँ की चीज़ें मिलती हैं उससे पता चलता है वहाँ से यहाँ का व्यापार था। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ऊपर आप देख सकते हैं अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, ये इस तरीके के बर्तन थे। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखे हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। जो तमिल की जो भाषा है उसके लिए भी ब्राह्मी लिपि यूज़ करते थे, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें ज़्यादा बहुत नहीं था इस चैप्टर में, तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।